हम स्टार्ट करते हैं गाइडेंस के चैप्टर 79 के पार्ट 3 की वीडियो को। पार्ट 2 की वीडियो में हम देख रहे थे कंट्रोल ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। इसमें हमने ग्लूकोज को देखा था कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंसुलिन को किस तरह कंट्रोल करती है। अब हम देखेंगे सम अदर फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन। तो नंबर 1 पाते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स। चूंकि इंसुलिन ग्लूकोज को भी ब्लड में से निकालती है, अमाइनो एसिड को भी ब्लड में से निकालती है, फैटी एसिड को भी ब्लड में से निकालती है, सबको कहते हैं ना चलो चलो तुम घर को चलो, ठीक है। तो इसी वजह से ब्लड में जो अगर अमाइनो एसिड ज़्यादा हो रहे हो तो ये भी इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं। खासतौर पर ये आर्जिनिन और लाइसिन वो वाले अमाइनो एसिड जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन इसका जो इंसुलिन पर इफेक्ट है ना वो ग्लूकोज से बड़ा रिलेट कर रहा होता है। किस तरह से? अगर तो ग्लूकोज ज़्यादा हुई हुई है और वो इंसुलिन को स्टिमुलेट कर रही है, फिर तो अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन भी इंसुलिन को बहुत स्टिमुलेट करेगी। सही के बाद। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो, ग्लूकोज का इंसुलिन ठीक है बस नॉर्मल ही रहो, ठीक। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो फिर सिर्फ अमाइनो एसिड ज़्यादा होने से इंसुलिन को खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ जब ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रही होगी उस वक्त अमाइनो एसिड्स बहुत हेल्प करते हैं ग्लूकोज को इंसुलिन बढ़ाने में। लेकिन अगर ग्लूकोज नॉर्मल हो तो फिर अकेले अमाइनो एसिड ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो वो ये कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड स्ट्रांगली पोटेंशिएट द ग्लूकोज स्टिमुलस। जब ग्लूकोज स्टिमुलेट कर रही होती है तो उसको अमाइनो एसिड सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन बताते खुद अमाइनो एसिड इतना खास काम नहीं कर पाते, ठीक हो के बाद। और हमें पता है कि जब इंसुलिन सिक्रीट होगी तो फिर वो अमाइनो एसिड्स को अब सेल्स के अंदर इंटेक करवाएगी और फिर प्रोटीन्स में कन्वर्ट करवाएगी। तो दिस इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस अमाइनो एसिड्स। डन। आगे आते हैं हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेप्टाइड्स। वैसे हम पहले भी एक दो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स का जिक्र कर चुके थे, अब दोबारा बता रहे हैं। आपको पता है जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के फौरन बाद चूंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़नी होती है तो खाने के बाद इंसुलिन को सिक्रीट होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि जब खाना खाते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन्स बताते खुद जाते हैं हमारे पास किडनी के सेल्स के पास, पैंक्रियास के सेल्स के पास, आयल्स और लैंगरहैंस के पास कि भाई तुम लोग ना इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा दो। हम तुम्हें राज की बात बता रहे हैं कि बॉडी में खाना आना शुरू हो गया, थोड़ी देर बाद ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सही की बात। खास तौर पे दो हार्मोन जिनका जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ये दो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट रखते हैं, इसलिए इन दोनों को हम इंक्रीटेंस भी कहते हैं। डालो की बात। ना सिर्फ ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं बल्कि ये ग्लूकागॉन को इनहिबिट भी करते हैं। और हाँ, इनका इफेक्ट भी अमाइनो एसिड की तरह ही है, यानी कि अगर तो ग्लूकोज सिक्रीशन करवा रही है तो ये हार्मोन्स भी स्टिमुलेट करवाएंगे। और अगर ग्लूकोज नॉर्मल है, अगर ग्लूकोज इंसुलिन को स्टिमुलेट नहीं कर रही तो फिर इन हार्मोन्स का इफेक्ट इतना खास नहीं होता। और हार्मोन्स भी कह रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, इसी तरह प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अच्छा, आप सोचेंगे कि यार ये सारे तो इंसुलिन से ऑपोजिट इफेक्ट रखने वाले हार्मोन है। जैसे आपको पता है ग्लूकागॉन का क्या काम होता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना। इसी तरह कॉर्टिसोल का काम है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो ये वाले हार्मोन्स फिर इंसुलिन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं। देखो, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कॉर्टिसोल की वजह से इंसुलिन स्टिमुलेट हो गई ना। सही हो गई बात। तो इसी तरह से वो बता रहे हैं कि इन हार्मोन्स की खास तौर पे इंपॉर्टेंस तब आती है जब हम कुछ पेशेंट्स में ये हार्मोन्स यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर गड़बड़ बढ़ना शुरू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन आप बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट में इंजेक्ट कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो करते करते कुछ देर तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेगा और फिर इंसुलिन भी ज़्यादा होती रहेगी, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा कि ग्रोथ हार्मोन आपने इतना ज़्यादा पेशेंट को दवाइयों के थ्रू आप इतना ग्रोथ हार्मोन देते रहे हैं कि इंसुलिन कहती है यार मैं हार मान गई, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस इस केस में हो सकती है। सही हो की बात। तो अगर ये वाले हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो रहे हो तो फिर इंसुलिन बेचारी हार मान जाती है और डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह जैसी कंडीशन हो सकती है। खासतौर पर डायबिटीज़ वो कहते हैं जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, एक्रोमेगली वाले या जिनके बहुत लंबे लंबे कद होते हैं, जाइंटिज्म वाले, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि ये वाले हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने वाले हार्मोन्स इतने ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं कि इंसुलिन बेचारी हार मान जाती है। डाउन के बाद फिर आखिरी पैराग्राफ पे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। याद रखिएगा ये चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रही हैं। किस तरह से? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉमन सेंस की बात है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। सही की बात। तो जब भी, और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिम्पैथेटिक वाले हार्मोन जो है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपरग्लाइसीमिया में रिलीज होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया में स्टिमुलेट होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट होना चाहिए, यानी कि ये बात वाइस वर्सा हो गई। जब भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब भी बॉडी में ग्लूकोज कम है, हम चाहते हैं बढ़ जाए, हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। और जब भी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। सही की बात। तो बहुत सिंपल चीज़ें थी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। आगे आता है रोल ऑफ इंसुलिन इन स्विचिंग बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म।
अब देखो कॉमन सेंस की बात है, जब भी इंसुलिन रिलीज बढ़ गई होगी तो कार्बोहाइड्रेट को हम यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, ग्लूकोज को यूज करना शुरू कर देंगे एनर्जी बनाने के लिए। और जब इंसुलिन कम होती है तो हम ग्लूकोज को बचा लेते हैं, फैट को तोड़ना शुरू कर देंगे एनर्जी यूज करने के लिए। तो यानी कि इंसुलिन है जो डिसाइड कर रही होती है, मतलब इंसुलिन भी इस स्विचिंग में रोल प्ले कर रही होती है कि कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करना है कि फैट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर इंसुलिन हुई फिर फैट नहीं इस्तेमाल हो सकता। आपको पता है इंसुलिन इज फैट स्पेयर, हमने पहले टर्म पढ़ी भी थी फैट स्पेयर, अब पता नहीं वो किधर गई। ये देखिएगा हमने कहा था इंसुलिन इज अ फैट स्पेयर, ठीक है। तो जब इंसुलिन होती है वो फैट को यूज नहीं होने देती, कार्बोहाइड्रेट को यूज होने देती है। जब इंसुलिन कम होगी तो फैट यूज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है इंसुलिन इस स्विचिंग में अपना रोल प्ले कर रही होती है, सही। और भी कई हार्मोन्स हैं जो कि इस स्विचिंग मैकेनिज्म में रोल प्ले करेंगे, जिससे हम सकते हैं ग्रोथ हार्मोन है। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो वो कहेगा भाई ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लो ना एनर्जी के लिए। अब और भी हार्मोन्स हैं जो कि इस स्विचिंग में रोल प्ले करते हैं। एक तो इंसुलिन हो गया ना, ये तो ग्लूकोज की दुश्मन होती है, ये जब भी रिलीज होती है कहती है चलो भाई चलो ग्लूकोज को यूज कर लो। लेकिन जैसे हम सकते हैं ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये ग्लूकोज को बचाता है, ये कहता है फैट को यूज कर लो। कॉर्टिसोल है, ये भी ग्लूकोज को बचाती है। इसी तरह से ग्लूकागॉन है, ये भी ग्लूकोज को बचाती है। एपिनेफ्रीन, ये भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करती है। लेकिन एपिनेफ्रीन का जो है ना वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट तरह का है। देखो हम ये कहते हैं कि एपिनेफ्रीन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, इसका मतलब है ग्लूकोज यूज नहीं होने देती होगी। लेकिन वो आगे बात कर रहे हैं कि जब स्ट्रेस होता है या ऐसी कंडीशन होती है तो एपिनेफ्रीन के दो इफेक्ट्स हैं। नंबर एक, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगी ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाया जा सके। नंबर दो, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट को भी तोड़ रही होती है ताकि फैटी एसिड बनाया जा सके, सही के बाद। और इन दोनों में से अगर देखा जाए तो ये फैट को तोड़ने वाला काम ज्यादा होता है। तो क्वांटिटेटिवली द इनहेंसमेंट ऑफ फैटी एसिड इज फार ग्रेटर देन इनहेंसमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज को इतना नहीं बढ़ाती जितना फैटी एसिड को बढ़ाती है। तो यानी कि एपिनेफ्रीन स्ट्रेस वाली कंडीशन में फैट की दुश्मन होगी, ये ग्लूकोज की निस्बतन कम दुश्मन होती है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज को इंक्रीज, बल्कि ग्लूकोज की तो दुश्मन होती नहीं ना। बात है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन की कमी होती है, उनमें हमें ऐसे ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीशन को प्रमोट करे, इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करे। डालने के बाद इंसुलिन के अलावा और भी हार्मोन्स हैं जो कि इस स्विचिंग में रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन तो समझ में आ गई नहीं, तो ग्लूकोज की दुश्मन है। ये जब भी रिलीज होगी कि चलो भाई चलो ग्लूकोज को यूज कर लो, ब्लड में ग्लूकोज होनी नहीं चाहिए, खैर है तुम ग्लूकोज को यूज कर लो, सही हो की बात। लेकिन और भी कुछ हार्मोन है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, एपिनेफ्रीन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। ग्लूकागॉन तो इंशाल्लाह चैप्टर के सेकंड हाफ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, और बाकी ये जो ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल है, ये दोनों आपको पता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बहुत मेंटेन करते हैं, इसलिए ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करेंगे। ये कहेंगे ना ग्लूकोज को एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना यार, ग्लूकोज को ब्लड में होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का तुम्हें पता है, ये तो खास तौर पे हाइपोग्लाइसीमिया में आती हैं, जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो उस वक्त जाते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाया जा सके। फिर तीसरी रह हमारे पास एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन का काम भी वैसे तो प्लाज्मा में ग्लूकोज को बढ़ाना होता है। जब सिंपैथेटिक, आपको पता है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिलीज होने पे ही एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन आता है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर एपिनेफ्रीन आ गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एपिनेफ्रीन ग्लूकोज को बचा लेती है, फैट के साथ क्या करती है। ये जरा देखिएगा इसका रोल क्या है जनाबे वाली। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एपिनेफ्रीन के दो तरह के रोल हैं। नंबर एक तो ये कि ये ग्लाइकोजन को तोड़ती है ताकि ग्लूकोज बनाया जा सके, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रही है लिवर के अंदर ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जा सके। नंबर दो, ये एडिपोज सेल्स को भी तोड़ती है ताकि फैटी एसिड्स बनाए जा सकें, सही होगी बात। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एपिनेफ्रीन, अच्छा ये दो काम है इसके, फैट को तोड़ना और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। इन दोनों में से कौन सा काम ज्यादा करती है? तो क्वांटिटेटिवली फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ाना ये वाला काम ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाना, सही होगी बात। तो ब्लड में फैटी एसिड्स को बढ़ाने वाला काम ज्यादा करती है, ग्लूकोज को बढ़ाने वाला काम कम करती है हमारे पास एपिनेफ्रीन। तो ओवरऑल देखा जाए तो एपिनेफ्रीन यूटिलाइजेशन ऑफ फैट को सपोर्ट कर रही है। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी ये फैटी से कहेगी कि भाई इसको यूज़ करो, इसको यूज़ कर लो। तो बाद में हमने जितने भी हार्मोन पढ़े, ये ग्रोथ हार्मोन होगा, ये कॉर्टिसोल होगा, ये सारे ग्लूकोज को बचाते हैं और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज करते हैं। जबकि इंसुलिन हमने देखा कि ये ग्लूकोज की दुश्मन है, ये ब्लड में ग्लूकोज को कम करती है और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा छोड़ती है। बाकी चारों जो हैं वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज ही कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ग्लूकागॉन एंड इट्स फंक्शन। मैंने कहा था ना इन चार में से ये जो एपिनेफ्रीन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, इनकी डिटेल यहीं पे देख ली। ग्लूकागॉन की डिटेल हम आगे अगली हेडिंग में स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकागॉन के बारे में उन्होंने बेसिक्स ही बताई हुई हैं कि पैंक्रियास के आइल्स में अल्फा सेल से रिलीज हो रहा होता है, इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज हो रहा था, ये अल्फा सेल से रिलीज हो रहा है। इसके इफेक्ट इंसुलिन से ऑपोजिट हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, सही के बाद। केमिकली ये भी एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड है, सही के बाद। ग्लूकागॉन का जो एक्शन है ना वो बहुत ही रैपिड है और बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बहुत थोड़ा ग्लूकागॉन भी इंजेक्ट करें, सिर्फ 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम भी इंजेक्ट करें, तो भी हम देखते हैं कि सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर अंदर 20 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज कर देता है।
ठीक है। जो ब्लड ग्लूकोज हम देख रहे होते हैं ना 80 to 100 हम कहते हैं नॉर्मल होती है, तो वो ये 20 इंक्रीज कर देता है विद इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रैपिड है, बहुत जल्दी ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करा है, इसीलिए हम इसको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहते हैं। डानो की बात। अब देखिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट्स है, इसके दो तरह के इफेक्ट्स हैं। एक तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए ये लिवर के ग्लाइकोजन को तोड़ देगा ताकि ग्लूकोज बढ़ जाए। और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ये दूसरी चीज़ों से फैटी एसिड मोनोएसिड वगैरह से ग्लूकोज को फॉर्म भी करवाता है। ये दोनों इफेक्ट करवाएगा ग्लूकागॉन। इनमें से ज़्यादा जो ड्रामेटिक इफेक्ट है वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना। फिर के बाद उसके स्टेप्स देखते हैं, वही जो हम यूजुअली साइक्लिक एमपी वाले स्टेप्स पढ़े होते हैं शुरू तो वही वाले आएंगे, फिर आगे देखिएगा। सबसे पहले आपको पता है वो आएगा कि जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, उसका अल्फा साइबिनोट जाएगा, अल्फा साइबिनोट एडेनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, उसकी वजह से साइक्लिक एमपी एक्टिवेट हो जाएगा। साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज रेगुलेटर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से फिर प्रोटीन काइनेज रेगुलेट हो जाएगा। ये प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को एक्टिवेट करता है। ये फॉस्फोराइलेज बी काइनेज कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोराइलेज ए काइनेज में। ये मतलब इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट डिटेल से मैं इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही नहीं रहा, उसकी जरूरत ही नहीं है इस वक्त हमें। डालने के बाद फिर अल्टीमेटली क्या हुआ जी, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की भी डीफॉस्फोराइलेशन कर जाती है, ये बन गया हमारे पास ग्लूकोज। सही। अब वो कह रहे हैं ये वाले जो सारे इवेंट्स हैं इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइक्लिक एमपी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें से ये वाला सिस्टम हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। सही के बाद, और दूसरा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बहुत उम्दा मिसाल दे रहा होता है कैस्केड इफेक्ट का। कैस्केड इफेक्ट में क्या होता है, एक चीज आगे मल्टीपल इफेक्ट कॉज कर रही होती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है। हुआ इसमें क्या, बेसिकली मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ जी, एक एडेनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने की वजह से कई साइक्लिक एएमपी बन गए, और फिर वो जो काफी सारे साइक्लिक एएमपी बने हैं, हर साइक्लिक एएमपी ने कई प्रोटीन काइनेज रेगुलेटर प्रोटीन एक्टिवेट कर दिए। हर प्रोटीन काइनेज रेगुलेटर प्रोटीन ने कई प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट किया, तो वो हर स्टेज पे जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। एक एम्पलीफाइंग मैकेनिज्म है, और शायद यही एम्पलीफाइंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बहुत थोड़ी सी ग्लूकागॉन भी बहुत ज्यादा बड़ी चेंज कॉज कर सकती है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने कहा था ना कि बहुत बड़ी चेंज कॉज कर लेती है थोड़ी सी भी ग्लूकागॉन, उसकी वजह यही एम्पलीफाइंग मैकेनिज्म है, यही कैस्केड इफेक्ट है। ऑलराइट, ये कैस्केड इफेक्ट बॉडी में और भी बहुत सी जगहों पे सिग्निफिकेंट होता है, हम उसको पढ़ चुके हैं। तो इस कैस्केड इफेक्ट की एक बहुत अच्छी स्टडी हमारे पास यहाँ पे ग्लूकागॉन के इस वाले सिस्टम को स्टडी करने से मिल जाती है। आगे देखते हैं जी, मैंने आपको बताया था ना ग्लूकोज पर दो तरह के काम है, एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस जिसको डिटेल से देख लिया, दूसरा ग्लूकोजेनेसिस। अब वो ये कह रहे हैं कि जब ग्लूकागॉन होती है तो पहले तो हमने कहा ना भाई ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे, अगर ग्लाइकोजन खत्म हो जाए फिर भी ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है। अब कैसे बढ़ रहा है यार, ग्लाइकोजन तो खत्म हो गई, तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से बढ़ रहा है, यानी कि दूसरी चीजें फैटी एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, इन चीजों से हम ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाता है ग्लूकागॉन। सही के बाद तो वो कह रहे हैं कि ग्लाइकोजन खत्म भी हो जाए तो भी ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट रखेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाने के लिए वो बहुत से एंजाइम सिस्टम्स को एक्टिवेट करेगा, बहुत सारे इस तरह के काम करवाएगा। खास तौर पे एक स्टेप होता है पायरुवेट की कन्वर्जन फॉस्फोनोल पायरुवेट में, ये बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो इस स्टेप को खास तौर पे स्टिमुलेट करेगा। आपको पता है जो भी किसी एक पूरे रिएक्शन को स्टिमुलेट करना होता है तो उसमें उसके रेट लिमिटिंग स्टेप को स्टिमुलेट किया जाता है। सही की बात। तो यहाँ पे इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप क्या था, पायरुवेट की कन्वर्जन इनटू फॉस्फोनल पायरुवेट। तो इस स्टेप को आपका ग्लूकागॉन आके तगड़ 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 बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत रैपिड कर देगा। डन। फिर आते हैं हमारे पास अदर इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन। अच्छा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके अलावा जो अदर इफेक्ट्स है ना ग्लूकागॉन के, वो आमतौर पर तब होते हैं जब ग्लूकागॉन के कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक हो की बात। एक इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड में फैटी एसिड का लेवल ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है, ये तो हमें पता ही है। जैसे इंसुलिन ब्लड में से हर चीज को कम करती थी, ब्लड ग्लूकोज को भी कम करती थी, ब्लड में से फैटी एसिड को भी कम करती थी, अमीनो एसिड को भी कम करती थी। तो ग्लूकागॉन क्या कर रही है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा रही है, फिर ब्लड के अंदर फैटी एसिड को भी बढ़ा रही है, ब्लड के अंदर अमीनो एसिड को अलबत्ता ये नहीं बढ़ाती। वो वाली बात मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी देखते हैं फैटी एसिड को कैसे बढ़ाती है ग्लूकागॉन। फैटी एसिड को बढ़ाने के लिए जनाबे वाली जो एडिपोज टिश्यू है ना, उनके अंदर लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं हम। जब लाइपेज एक्टिवेट होगा तो एडिपोज टिश्यू में से हम फैट को तोड़ेंगे, फैटी एसिड बनेगा और फैटी एसिड ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड फैटी एसिड का लेवल बढ़ गया। सही होगी बात। अच्छा, फिर ये फैटी एसिड कहीं लिवर में जाके ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर ना होना शुरू हो जाए, तो ये लिवर के ट्राइग्लिसराइड्स को इनहिबिट भी करती है ताकि लिवर के अंदर भी फैटी एसिड या फैट जमा ना हो सके। ज्यादा से ज्यादा फैटी एसिड ब्लड के अंदर ही रहे और हमारे सेल्स के लिए अवेलेबल रहे। सही की बात। तो पहला काम इसने क्या किया, एडिपोज सेल लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया, और दूसरा काम इसने ट्राइग्लिसराइड्स को लिवर में भी स्टोर होने नहीं दिया ताकि ब्लड के अंदर फैटी एसिड लेवल इंक्रीज रहे और ये फैटी एसिड हमारे बॉडी के बाकी टिश्यूज के लिए अवेलेबल रहे। ओके होगी बात। फिर अगर ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो उसके कुछ और इफेक्ट्स भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, खासतौर पर किडनीज में,
हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, बाइल सिक्रेशन को बढ़ाती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ाती है। ये जो इफेक्ट्स हैं इनकी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें वो ग्लूकोज और इफेक्ट के बारे में ही पता है। सही की बात। आगे आते हैं हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रीशन। यहाँ भी रेगुलेशन में सबसे अहम रोल प्ले करने वाली चीज़ है हमारे पास ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जिस तरह इंसुलिन में भी सबसे अहम क्या चीज़ थी, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, उसी तरह ग्लूकागॉन में भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ही है। और अलबत्ता ब्लड ग्लूकोज का जो इफेक्ट है वो ऑपोजिट होगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो वह इंसुलिन को बढ़ाया करती थी, ठीक है। अब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो ग्लूकागॉन कम हुआ करेगी, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन के इफेक्ट्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। तो हम देख सकते हैं जब इंसान फास्टिंग कंडीशन में होता है, जब ब्लड ग्लूकोज कम होती है तो ग्लूकागॉन ज़्यादा होती है। सही के बाद। और फिर जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ती रहती है तो ग्लूकागॉन कम होती रहती है, क्योंकि ग्लूकागॉन का काम था ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना। तो अगर ग्लूकोज कम है, ग्लूकागॉन बहुत काम पड़ेगा ग्लूकागॉन को, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई होती है। जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ती रहती है, ग्लूकागॉन रिलैक्स होना शुरू होती है कि ठीक है यार ब्लड ग्लूकोज काफ़ी बढ़ तो गई है, और ऐसे ऐसा कम हो जाती है। और अगर ब्लड ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर ग्लूकागॉन उतनी ही कम होती है। ये चीज़ बहुत सिंपल हो गई। ये आगे हमारे पास जो एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट था कि ब्लड अमाइनो एसिड्स का ग्लूकागॉन पे क्या इफेक्ट होता है। मैंने कहा था वैसे तो ग्लूकागॉन इंसुलिन का ऑपोजिट है। इंसुलिन ब्लड में से फैटी एसिड को निकालती है, ग्लूकागॉन ब्लड में फैटी एसिड को बढ़ाती है। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को निकालती है, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाती है। लेकिन अमाइनो एसिड की दफ़ा बात थोड़ी सी गड़बड़ है। अमाइनो एसिड में क्या हो रहा है जी, इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड को ब्लड में से निकालती है और ग्लूकागॉन भी ब्लड अमाइनो एसिड को कम ही करती है। अब वो किस तरह से कम करती है, अलबत्ता मकसद में फ़र्क है। ठीक है, इंसुलिन का मकसद ये था कि अमाइनो एसिड को ब्लड में से निकालो और प्रोटीन्स बनाओ, लेकिन ग्लूकागॉन का मकसद ये होता है कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाओ, क्योंकि ग्लूकागॉन की तो लाडली है ग्लूकोज, इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड को ग्लूकोज पे कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सही की बात। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन हो गई है इंसुलिन और ग्लूकागॉन में कि ब्लड ग्लूकोज अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे तो वो ग्लूकागॉन को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि ग्लूकागॉन उन अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बना सके, और ज़्यादा अमाइनो एसिड का होना इंसुलिन को भी स्टिमुलेट करेगा। तो यानी कि अमाइनो एसिड का ग्लूकागॉन और इंसुलिन इन दोनों पे सेम इफेक्ट होता है। ये हमारे पास ग्लूकागॉन और इंसुलिन की एक सिमिलैरिटी आ गई। बाकी हमने देखा साइंस में डिफरेंट ही जा रही थी। ऑलराइट, आगे आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। जाहिर सी बात है, जब बंदे ने एक्सरसाइज करनी है तो उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होना चाहिए ना। ठीक है, तो ज़्यादा लेवल ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए ग्लूकागॉन रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये ग्लूकागॉन रिलीज क्यों होता है, कॉज क्या है खास? एक आम इंसान तो ये कहते हैं कि यार जब बंदा एक्सरसाइज करेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा और ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से ग्लूकागॉन रिलीज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता। एक्सरसाइज भाई, अगर एक्सरसाइज करने के स्टार्ट में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो शुरू में तो बंदा बेचारा आधा रह जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल होगी उसके लिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ग्लूकोज लेवल तो कांस्टेंट रह रहा है या बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो फिर ग्लूकागॉन कैसे बढ़ती है यार, बॉडी को ग्लूकागॉन कैसे पता चलता है कि एक्सरसाइज होने लगी है? भाई अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो हमारा ख्याल है, दो तीन ख्याल है, आपको पता है। फिर गाइडन पहले कहती है मैं नहीं पता, फिर कहती है मेरा ये ख्याल है। तो वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द फैक्टर्स दैट माइट इंक्रीज ग्लूकागॉन, हो सकता है कि एक फैक्टर ये होता हो कि जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो बीटा एडिनोजेनिक स्टिमुलेशन होती है, यानी कि वो एपिनेफ्रिन वो नॉरएपिनेफ्रिन लगाते हैं, वो ग्लूकागॉन को बढ़ा देती होंगी। या ये हो सकता है कि एक्सरसाइज के स्टार्ट में अमाइनो एसिड बढ़ते हैं, वो ग्लूकागॉन को बढ़ा देते होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये पता होना चाहिए आपको कि एक्सरसाइज में ग्लूकागॉन बढ़ जाती है और ग्लूकोज लेवल जो है वो भी इंक्रीज करता है। ऑलराइट, सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रीशन। सोमैटोस्टेटिन जो कि हमारे पास डेल्टा सेल से रिलीज हो रहा होता है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस में, ये दोनों को ही इनहिबिट करता है। सही होगी बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कौन सी दो चीज़ें जिनका इन दोनों हार्मोन्स पे सेम इफेक्ट हो, तो पहली चीज़ है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का ज़्यादा होना दोनों को स्टिमुलेट करती है। और दूसरी चीज़ है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन का ज़्यादा होना दोनों को ही डिक्रीज करती है। समझो के बाद ये एस से स्टार्ट होना सोमैटोस्टेटिन, तो एस से होती है सुस्ती। सोमैटोस्टेटिन की फितरत ऐसी है, हर चीज़ में सुस्ती डाल देती है। पहले तो देखो रिलीज कब होती है, वो सारी चीज़ें जो खाना खाने पे होती है ना उस पर रिलीज हो जाती है। खाना खाने के बाद वो सुस्ती चढ़ जाती है ना, वो नींद आना शुरू हो जाती है ना। तो देखो खाना खाने में ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होती है, ब्लड ग्लूकोज का इंक्रीज होना सोमैटोस्टेटिन को बढ़ाएगा। इसी तरह अमाइनो एसिड का इंक्रीज होना सोमैटोस्टेटिन को बढ़ाएगा। इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो सोमैटोस्टेटिन भी बढ़ जाएगी। फैटी एसिड लेवल इंक्रीज हो तो सोमैटोस्टेटिन बढ़ जाएगी। अब ये क्या करती है, सुस्ती किस तरह कॉज करती है, हर चीज़ को इस तरह सुस्त करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर
आयल्स और लैंगरहैंस को सुस्त कर देती है ताकि कम इंसुलिन बने, कम ग्लूकागॉन बने, दोनों को इनहिबिट कर दिया। स्टमक और डुडेनम की मोबिलिटी को भी कम कर दिया। हालांकि बंदे ने अभी खाना खाया है लेकिन इसने वो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की मोबिलिटी को भी कम कर दिया। सुकून करो भजन, सुकून करो। फिर इसी तरह से ये सिक्रीशंस को, एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक उनको भी कम कर देती है। ओ सुकून करो, सुकून करो, ठीक है। तो हर चीज को सुस्त कर रही है ये। अब इसका फंक्शन, वजह क्या हो सकती है? हमारा ख्याल है कि इसकी वजह ये होगी कि ये चाहती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये ज़्यादा देर हमारे ब्लड में रहें, ऐसा ना हो कि आते साथ ही यूटिलाइज वगैरह हो जाए, तो शायद इस वजह से ही होती होगी। खैर एनीवेज, अच्छा इसी तरह ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड को यूज़ करेगा और प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, और ये तो आपको पता है यूज़ करने के तो हक में है ही नहीं। तो कहती है आराम से बस ब्लड में अमाइनो एसिड है ना, ठीक है, सुकून करो। हर चीज़ को सुस्त कर रहा है सोमैटोस्टेटिन। ऑलराइट, ओके की बात। यहाँ तो हमारे पास सोमैटोस्टेटिन भी कंप्लीट होता है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन हर चीज़ ऑपोजिट है, सिर्फ दो चीज़ें सेम है। पहले ऑपोजिट चीज़ें बताता हूँ, फिर सेम चीज़ें बताता हूँ, ताकि ये हमारे एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। फिर आगे हम देखते हैं समरी में वो क्या बता रहे हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करती है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है। इंसुलिन ब्लड फैटी एसिड को कम करती है, ग्लूकागॉन ब्लड फैटी एसिड को बढ़ाती है। सिर्फ अमाइनो एसिड के केस में इंसुलिन भी अमाइनो एसिड को कम करती है, ग्लूकागॉन भी अमाइनो एसिड को कम करती है। इसीलिए अमाइनो एसिड का बढ़ना इंसुलिन को भी स्टिमुलेट करता है और ग्लूकागॉन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक। और दूसरा हमने देखा कि सोमैटोस्टेटिन जो है ये दोनों को ही इनहिबिट करती है। क्या तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम समरी ऑफ ब्लड ग्लूकोज में। ये जो वैल्यूज होती है ये प्रैक्टिकल के लिए भी खास तौर पे इंपॉर्टेंट होती है। फास्टिंग में हमारी ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल होनी चाहिए 80 to 90 मिलीग्राम पर 100 ml, और खाना खाने के बाद 1 आवर आफ्टर फूड आप कह सकते हैं 120 to 140 मिलीग्राम पर 100 ml होनी चाहिए है। अच्छा, इसको कई दफ़ा वो एक टर्म है पोस्ट प्रैंडियल, ठीक है। एमसीक्यू में कई दफ़ा आता है कि पोस्ट प्रैंडियल कंसंट्रेशन ग्लूकोज तो पता नहीं चलता, तो पोस्ट प्रैंडियल का मतलब है खाने के बाद। तो पोस्ट प्रैंडियल भी 120 to 140 मिलीग्राम पर 100 ml ही होगी। बहरहाल इंसुलिन इतनी अच्छी होती है कि खाने के फौरन बाद तो खैर ग्लूकोज बढ़ गई, लेकिन फिर इंसुलिन आती है और वो ब्लड ग्लूकोज को तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर दोबारा नॉर्मल लेवल पे ले जाती है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म हमारी बॉडी में जो कि ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहे हैं। वैसे तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आए हैं, लेकिन आप एक दफ़ा रिवाइज कर रहे हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास लिवर, जो कि बफर का काम करता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा थी तो लिवर ने कहा था लाओ जी ग्लूकोज मेरे पास भेज दो, मैं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके संभाल लेता हूँ। और जब भूख लगी, जब ग्लूकोज कम हुई तो लिवर ने कहा लो भी ये ग्लाइकोजन ले लो, अपनी ग्लूकोज को बढ़ा लो, ठीक है। तो लिवर जो होता है बफर का तौर पर काम करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेनटेन करता है। अगर ये लिवर ना होता तो ग्लूकोज लेवल इतना मेंटेन ना हो पाता, जितना मेंटेन हो रहा ना, इसका तो कोई 1/3 मेंटेन हो पाता, इतना खराब हो जाता काम। सही है, तो एक तो हो गया लिवर। दूसरा इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हमें पता है अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ गई तो इंसुलिन आ जाएगी कम करने के लिए, और अगर ब्लड ग्लूकोज कम हो गई तो ग्लूकागॉन आ जाएगी उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। वैसे आमतौर पर हमारी बॉडी में ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती है इंसुलिन, ठीक है। आमतौर पर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन रोल प्ले कर रही होती है। इसीलिए आपको याद होगा आयल्स ऑफ लैंगरहैंस में भी सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स थे? बीटा सेल्स। अगर आपको याद हो, ये देखिए 60% बीटा सेल्स थे, तो सबसे ज़्यादा इंसुलिन में सेल्स थे ना, तो सिग्निफिकेंट इंसुलिन ही होती है नॉर्मली। हाँ, अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तो उस वक्त फिर ग्लूकागॉन भी काफ़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। उसकी भी वह हम कहते हैं भाई बड़ा अच्छा काम करता है ग्लूकागॉन भी, शाबाश। और आम तौर पर इंसुलिन मेजर काम करती रहती है। उसके अलावा ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होता है? उसके अलावा यार ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है, हमने पढ़ा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी काम करता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो वो हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो एपिनेफ्रिन वगैरह है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये मोहतरम ग्रोथ हार्मोन, ये मोहतरम कॉर्टिसोल, ये सारे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। सही होगी बात? यहाँ तक बात बहुत क्लियर हो जाती है हमारे पास। फिर आती है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इतने सारे सिस्टम क्यों हैं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए? और भाई ऐसी भी कौन सी खास चीज है ब्लड ग्लूकोज में, जबकि हमारे बहुत से सेल्स फैट को भी यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। आपको पता है हमारे मसल सेल्स ये वो एनर्जी के लिए फैट को भी यूज कर सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ी है ग्लूकोज को इतनी मेंटेन करने के लिए? भाई जरूरत है। क्यों? ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन सेल्स हो गए, रेटिना के सेल्स हो गए, और जर्मिनल एपिथेलियम कोनेट्स, ये वो सेल्स हैं जो कि आमतौर पर सिर्फ ग्लूकोज को यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो बाकी सेल तो फैट से बना लेंगे, लेकिन इनका क्या बनेगा अगर ग्लूकोज कम हो गई? सही है, तो इसलिए ग्लूकोज को कम नहीं होने देना यार, बड़ा जरूरी काम है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताई हुई है, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोनेजेनेसिस ड्यूरिंग इंटरडाइजेस्टिव पीरियड। अब इंटरडाइजेस्टिव पीरियड को समझना है आपने। इंटरडाइजेस्टिव पीरियड का मतलब है कि एक खाना खा ले डाइजेस्ट हो चुका है, अब दूसरे खाने तक का वक्त, यानी कि आप समझ लो कि ये वो टाइम है जिसमें आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है। सही की बात, यह फास्टिंग टाइम कह लो आप। तो जब ग्लूकोज की कमी होती है उस वक्त
हम ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ग्लूकोज बना रहे होते हैं। सही हो गई बात। और ऐसे वक्त में ग्लूकोज सिर्फ उन्हीं सेल्स को दे रहे होते हैं जिनको बहुत ज़रूरी ग्लूकोज चाहिए, यानी कि ब्रेन को, रेटिना को, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स को, इन्हीं को हम ग्लूकोज दे रहे होते हैं। जो बाकी है ना, जिनका फैट से गुजारा होता है, उनको हम कहते हैं भैया ना फैट यूज़ करो, आपको ग्लूकोज क्यों चाहिए। सही होगी बात। तो ये बात याद रखिएगा, जो इंटरडाइजेस्टिव पीरियड है उसमें हमारा, उस वक्त इंसुलिन तो नहीं होती, आपको पता है फास्टिंग लेवल में इंसुलिन कम होती है, तो चूंकि इंसुलिन कम होती है इसलिए हमारे सेल्स जो होते हैं फैट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता ब्रेन हो गया, रेटिना हो गया, और ये जिनको ग्लूकोज बहुत ज़रूरी चाहिए इनको हम ग्लूकोज देते रहते हैं, और इनको ग्लूकोज यूज़ करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत भी नहीं है। सही होगी बात। अगर ये जुमले आपको थोड़े कन्फ्यूजन लगे तो 2-3 मतलब थोड़ा सा बैक करके वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा इसको। अच्छा जी, तो ओवरऑल बात ये समझ में आई हमें कि जब ग्लूकोज की कमी होती है हम ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज हम ब्रेन और रेटिना और गोनेड्स के एपिथेलियम को दे रहे होते हैं, क्योंकि इनका ग्लूकोज के बगैर गुजारा नहीं है। सही की बात। और हमारे पास ग्लूकोज की कमी है तो हम बाकी सेल से कहते हैं भाई आप फैट से गुजारा कर लो, इनको हम ग्लूकोज दे देंगे। अगर ऐसे टाइम में इंसुलिन रिलीज हो गई तो बड़े नुकसान की बात है, क्योंकि ऐसे टाइम में इंसुलिन रिलीज हो गई तो इंसुलिन तो आपको पता है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। सारे सेल से कहेगी चलो भाई चलो ग्लूकोज यूज़ करो, ग्लूकोज यूज़ करो, तो सारे सेल तो मजे मजे में ग्लूकोज यूज़ करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये इन बेचारों के लिए ग्लूकोज थोड़ी रह जाएगी। तो इंटरडाइजेस्टिव फेज में, इंटरडाइजेस्टिव पीरियड में इंसुलिन प्लीज रिलीज ना हो। अगर इंसुलिन रिलीज हुई तो फिर ब्रेन और ये जो रेटिना जिनके लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है, इन बेचारों को मुश्किल पड़ जाएगी। सही की बात। तो ये तो हमें पता चल गया कि ब्लड ग्लूकोज कम किसी सूरत नहीं होने देनी। तो यार बढ़ने दो, फिर ज़्यादा होने का क्या नुकसान है। ठीक है, हम कह रहे हैं ना ग्लूकोज को रेगुलेट करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, एक नैरो में रेगुलेट करना चाहिए। तो ये तो पता चल गया ग्लूकोज कम क्यों नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं ग्लूकोज ज़्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए। भाईजान ग्लूकोज ज़्यादा होने के भी नुकसान होते हैं। अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट बहुत हो गया ना ब्लड में, वो इर्द गिर्द के सेल से वाटर को लिए जाएगा, सेल बेचारे श्रिंक होते चले जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी सेल्स की, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गई ब्लड में तो वो ग्लूकोज किडनी के थ्रू निकलती चली जाएगी, किडनी इतनी ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगी और यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बॉडी से वेस्ट होगी। ओहो, ये तो बड़े नुकसान की बात है। जब इतना ग्लूकोज यूरिन में निकल रहा होगा तो वो ग्लूकोज अपने साथ वाटर को भी, एक्स्ट्रा वाटर भी लेके जाएगा, वो बॉडी बेचारी में से वाटर निकल जाएगा, बॉडी कहेगी यार मैं तो डिहाइड्रेट हो गई, मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया हो गए। ओहो, ये भी नुकसान हो गया। उसके अलावा ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज अगर बहुत देर तक रहे तो वो आपकी रेटिना वगैरह को डैमेज कर सकती है, ब्लड वेसल को डैमेज कर सकती है, बहुत सारे डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज को ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और हमने देख लिया कम भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ग्लूकोज की रेगुलेशन बहुत अहम है, और उसकी रेगुलेशन के लिए ये 3-4 सिस्टम हमारे पास होते हैं, जिन सिस्टम्स की डिटेल हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है कि अगर सिस्टम खराब हो जाए तो एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, लेकिन ये देखेंगे पार्ट 4 की वीडियो में इंशाल्लाह।